तो दोस्तों आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। क्लास 6 हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इससे पहले 8 चैप्टर जो हैं आप लोगों के हमने आप लोगों को करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य। केवल आप लोगों को सुनना है, सुनते सुनते आप लोगों को बहुत कुछ याद हो जाएगा। चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसे सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त ने दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने कक्षा 8 में गौतमी पुत्र की श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इनमें राजा की को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में बताता है राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग में भी मिलेंगे। कौन सा? देखिए पृष्ठ आप लोगों का 89 आपको या इसको देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिए रेड 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 करके आप लोगों के देख रहे होंगे। देखिए ये पूरा रंगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रेड रेड कलर से रंगे गए हैं ये हैं गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। यहाँ देखिए आप लोग लिखा ना, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक करके आप लोगों को दिखेंगे, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, कन्नौज, मथुरा, उज्जैन, भरूच, बल्लभी, ये क्या हैं? ये नगर हैं। ठीक है, तो उसी की बात वो वहाँ पर कर रहा है। मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर अगर आप 89 में देखेंगे तो इसने क्या कहा, तो यहाँ पर देखिए आपने बोला कि गौर से देखोगे पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले काले में भी मिलेंगे। क्या है? हरे रंग से रंगा गया है। ये इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या है? हरे रंग से रंगा गया है। और ये वाला क्षेत्र आप लोगों को मैंने बताया कि ये क्या है कि गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे। और कुछ जो हैं आप लोग देखेंगे ये जो है बैगनी कलर से भी इसको रंगा गया है। जैसे थानेसर है आप लोगों का, कुछ कुछ देखिए आपका ये पाकिस्तान वाला भी हिस्सा आप लोगों का आ जाता है। तो उसी की वो बात बोल रहा है कि इस तरीके से अगर आप रंगा गया है, तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ बैगनी और नीले रंग से भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। ये जो प्रशस्त है उस पर जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्र
गुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो हरे रंग से है, ये वाला आप लोगों का रंगा गया है, इसको समुद्रगुप्त ने जीत करके अपने साम्राज्य में क्या कर लिया गया था, मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्र के सामने समर्पण किया था। समुद्र ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। जब वे हार गए तो समर्पण कर दिए। तो समर्पण करने के बाद इन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दिया, मतलब उनका शासन देने की अनुमति कर दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, अध्याय 5 याद करवाते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते था, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इसका मतलब ये जो है, ये वाला जो घेरा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ जो भी राज्य करते थे वो समुद्रगुप्त के क्या करते थे, उपहार वगैरह लाया करते थे। वाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। जो नीले रंग से रंगे गए हैं कुषाण और शक, तो नीले रंग से अगर आप देखेंगे अब इनमें अगर आप देखेंगे, देखिए इधर के भी आपके आ जाएंगे जो कलर हल्के हल्के में आपके हैं। तो ये बता रहा है कि देखिए कि वाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण था शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्र की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। अब देखिए ये आपको 2 सिक्के दिख रहे होंगे। तो इन सिक्कों पर देखिए बीड़ा बजाते हुए आप लोगों को दिखाया गया है। तो यही है, देखिए कि बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इन सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और देखिए मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन था पाटलिपुत्र, पटना ढूंढो, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कौन सा, प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो आप देखेंगे कि प्रयाग कहाँ आपका है, ये है। उज्जैन कहाँ है, पाटलिपुत्र आप लोगों का यहाँ पर है, उज्जैन आप लोगों का ये है। तो यही बात ये आपका बोल रहा है। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के राज्यों के साथ साथ समुद्र के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? बताना है आपको। आगे अगर पढ़ें, देखिए वंशावलियां। देखिए अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी मां कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए विक्रम संवत। देखिए 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखिए जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन हर्षचरित लिखी है।
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री वेन्स्यांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अब थानेसर अगर आप देखेंगे तो आप इस मानचित्र में देखिए थानेसर है कहाँ, तो थानेसर अगर आप देखेंगे तो ये रहेगा। तो वो का यहाँ के आपके क्या बने थे? राजा बने थे, थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज नवासी के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। अब देखिए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था और जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति था। इनमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 8 देखो। इन राज्यों का प्रकाशन कैसे चलता था? पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण बना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोच कर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। एक प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे।
इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उनका ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने के आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी यात्री सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। अब देखिए, ये देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब कहानी क्या है देखिए। एक मछुआरे की कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अध्याय 6 था 7 देखो, हम लोगों ने पढ़ा है। 6 में अब आपको सोचना है कि किसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। हर्षवर्धन की बात है कि महात्मा बुद्ध की बात है, किसकी है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजा की सेना। राजा बड़ी यात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, आसबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों था हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां था हाथी कुचल डालते थे। गांव वालों निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? कल्पना करो, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उपयोगी शब्द क्या है? देखिए, प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रशंसा।
आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। आओ याद के सही और गलत बताओ। हरिसेठ ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, तो ये तो बात गलत है। हरिसेठ ने किसके बारे में लिखा? तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री रहे हरिसेठ ने द्वारा एक काव्य में की गई। तो उसने सातकर्णी का नहीं, हरिसेठ किसका था दरबारी कवि? समुद्रगुप्त का था। ठीक है। अब देखिए, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अंश प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या होगा? हरिसेठ ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी? नहीं। ठीक है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। क्या कह रहा है कि आर्यावर्त के जो शासक थे समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त है उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्र ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो गुप्त ने उन्हें क्या किया गया था? 9 शासकों को आर्यावर्त के, उनको हराया था। और पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से जो रंगा गया है, इसमें असम तटीय ये था, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, जो क्या थे? पड़ोसी देश थे, ना कि आर्यावर्त लेकर आते थे। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट नहीं लाते थे। अब देखिए, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। देखिए दक्षिणापथ में, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, देखिए इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। ये सही बात है। देखिए, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। क्या गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे? तो इन सभी प्रश्नों का आपको आंसर देना है। गुप्त शासकों के नियंत्रण 2 महत्वपूर्ण तक्षशिला और मदुरै थे, बताना है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी या नहीं थी? दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। इस युग के सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं? इन सब का जब आप आंसर खोजेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले था। आगे है, देखिए कि आओ चर्चा करें। क्या तुम्हें लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। आओ करके देखें। अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उनमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? तो ये आप सभी के हो गए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर को लेकर के। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जरूर बताइएगा। जय हिंद।